हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। रेगुलर कंडक्ट जो टेस्ट है वो कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। स्पेशली वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा ताकि आप अपने प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकें। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ दिस थ्री स्टेजेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन। वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको कैटर किए जाएंगे, चाहे वो स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग हो, टेस्ट रिगार्डिंग हो या फिर क्लासरूम डाउट हो। इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पे जो कि है 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, 2 आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं और इसको हम हॉलिस्टिकली डिस्कस करेंगे। पुलिस रिफॉर्म एंड दी मेकिंग ऑफ विकसित भारत। तो जो विकसित भारत का गोल है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047, जब हम 100 साल की आज़ादी का जो पर्व है वो मनाएंगे, तो उस समय तक हमें विकसित भारत बनने के लिए हम सिर्फ इकोनॉमिकली अगर प्रोग्रेस करेंगे, सोशली प्रोग्रेस करेंगे तो सिर्फ उन्हीं प्रोग्रेस से नहीं होगा, क्योंकि विकसित भारत का जो गोल है वो एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंटल गोल है। तो उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नेंस के अंदर पुलिस रिफॉर्म आना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी इसमें ये जो भी आर्टिकल है इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई है उसका सब्सटेंटिव पार्ट मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ, और उसके बाद ग्रेजुअली हम इसका हिस्ट्री हो या फिर चैलेंजेस हो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो इसका मेन एंड सब्सटेंटिव जो पार्ट है या फिर आर्ग्यूमेंट है कि विकसित भारत बनने के लिए हमें रूरल सब्जेक्ट या फिर जो कॉलोनियल अप्रोच वाली जो पुलिसिंग है, जो आपकी क्या करती है, सिटीजन्स को दबाती है या फिर सिटीजन्स को हैरेस करती है, तो वैसे पुलिस सिस्टम से हम विकसित भारत का जो गोल है वो पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए जो अप्रोच है, रूरल सब्जेक्ट अप्रोच से सर्विस ओरिएंटेड डेमोक्रेटिक अप्रोच को अपनाना ज़रूरी रहेगा कि जो पुलिस है वो एक पार्ट है एंड पार्सल ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम है, और उनका मेन जो मकसद है या फिर रोल है या फिर ऑब्जेक्टिव है वो है सर्विस प्रोवाइड करना टू दी सिटीजन ऑफ आवर नेशन। फिर जो एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको लाना काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी जो हमारी पुलिस फोर्स है, ओके तो मैं ये जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, जो हमें दिख रहा है उस हिसाब से। तो पर्टिकुलरली कोई एक पर्टिकुलर इंसान का जो एटीट्यूड है, पुलिस का जो एटीट्यूड है वो अच्छा हो सकता है, लेकिन इन जनरल क्या है, जो एटीट्यूड है उसमें काफ़ी नेगेटिविटी देखी जाती है। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस जो सिटीज़न के साथ एंगेज करती है उनका जो बिहेवियर होता है वो अच्छा नहीं होता है, डिसरेस्पेक्टफुल होता है। तो उन चीज़ों को चेंज करना है, जनता को जनार्दन की हिसाब से देखना है और जनता को सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए क्या लाना ज़रूरी है, इंटरनल रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी है। क्या रिफॉर्म्स लाने ज़रूरी है वो हम थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे। एंगेज करना है विद सिटीज़न इन अ कॉर्टेशियस मैनर। तो कॉर्टेसी क्या होता है, अच्छी तरीके से, शालीन तरीके से जो व्यवहार है वो करना, और रेस्पेक्टफुली बात करना। रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम। तो हमारे देश में एक प्रॉब्लम ये भी है कि एफआईआर के लिए जो पुलिस स्टेशन होती है वो काफ़ी रिलक्टेंस दिखाती है, वो नकारती है, क्योंकि एफआईआर ज़्यादा होना मतलब उस एरिया में क्राइम ज़्यादा होना, फिर जो पुलिस स्टेशन है उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाना। तो इसी के लिए क्या होता है, एफआईआर जो है एट फर्स्ट इंस्टेंस बहुत कम रजिस्टर करते हैं या फिर रिलक्टेंस दिखाते हैं। तो इसका एक जो तोड़ है या फिर सोल्यूशन है वो है कि ऑनलाइन जो एफआईआर का सिस्टम है उसको लागू करना। तभी क्या है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। ऑनलाइन एफआईआर हो गया, अभी पुलिस को उसके ऊपर केस लेना ही होगा। देन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो आज अभी तक कॉलोनियल समय से अभी तक अगर देखें हमारे देश में जो पुलिस लार्जली जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसमें कन्फेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। ऑफन रिलाई करते हैं ऑन थर्ड डिग्री टॉर्चर। तो पीट पीट के पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है, तो वो मेथड नहीं अपनाना है, वो आपका साइंटिफिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, रूल बेस्ड नहीं है। तो उसके जगह पे क्या करना है, एविडेंस जो बेस्ड होता है, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन करना है, फॉरेंसिक
डिपार्टमेंट को एंगेज करना है, साइबर एनालिसिस करनी है, ताकि हम क्या कर सके, बेटर हमारी पुलिस बेटर चार्जशीट बना सके और बेटर तरीके से क्रिमिनल से डील कर सके, रादर देन पुटिंग थर्ड डिग्री टॉर्चर। देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में क्या लानी ज़रूरी है, तो ओवरऑल जो पुलिस स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज लाना, जैसे पर्सोनेल का चेंज लाना, जो वैकेंसीज है उसको फुलफिल करना, फिर जो टेन्योर है उसको फिक्स करना, सेपरेशन ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर उसको सेपरेट करना। तो अभी समझ लीजिए पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, उसी समय कहीं क्राइम होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता है बेटर तरीके से, तो इसीलिए पुलिस के अंदर ही एक पुलिस स्टेशन में 2 डिपार्टमेंट होने चाहिए, एक फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड अनदर इज़ फॉर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। और पॉलिटिकल प्रेशर से पुलिस जो फोर्स है उसको दूर रखना चाहिए, एक जो ऑटोनॉमी है पुलिस का, इंडिपेंडेंस है, वो बरकरार रखना चाहिए, तभी पुलिस क्या कर सकती है, बेटर काम कर सकेगी और आपके लॉ एंड ऑर्डर को एंड रूल ऑफ लॉ को मेंटेन कर सकेगी। तो अभी ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैंने आपको बताया ना कि फिक्स टेन्योर करना है, आपके एसपी का हो, डीजीपी का हो, या फिर जो थाना लेवल पे एसआई होते हैं उनका 2 साल का जो टेन्योर है उसको फिक्स करना है, ताकि कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना रहे। और ये जो भी मैंने बताया ना, ये रिकमेंडेशन किसने दिया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टिव्स दी थी स्टेट्स को। और ये कौन सा केस था, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये ज़रूरी रहेगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में भी आप जब पुलिस रिफॉर्म लिखेंगे तो आपको सब्सटेंशिएट करना होगा विद दिस केस। देन कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो ज़रूरी है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होता है, पीपल और पुलिस के बीच में रिलेशन को बेटर करना। तो उसके लिए जो नेबरहुड मीटिंग्स है या फिर जो यूथ क्लब है उनसे जुड़ सकते हैं, या फिर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हम जाके कम्युनिटी पुलिसिंग को और फर्दर कर सकते हैं, ताकि जो क्राइम है उसको कम किया जा सके और पुलिस जो है वो अप्रोचेबल रहे पीपल के लिए। देन रिसोर्स एलोकेशन जो है, तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारे देश का बजटरी एलोकेशन होता है, स्पेशली स्टेट पुलिस जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो बजटरी एलोकेशन काफ़ी कम है, तो 2-3% कुछ बजटरी एलोकेशन होता होगा। इसीलिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। आप थाना का हालत देख लीजिए कितना बुरा है, फिर जो आर्म्स चाहिए, एम्यूनेशन चाहिए वो भी नहीं है सफिशेंट लेवल पे, फिर जो व्हीकल चाहिए वो भी सफिशेंट लेवल पे नहीं है। तो इसीलिए क्या है, जो आपकी एक मैन पावर होती है या वुमेन पावर है वो कम है, मोबिलिटी जो है पुलिस का कम है, कम्युनिकेशंस में भी काफ़ी गैप देखी जाती है। तो 20th सेंचुरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करके 21st सेंचुरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। तो अभी देखते हैं थोड़ा बहुत इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ दिस इशू। तो इससे हम क्या है, पूरे पुलिस सिस्टम को पास्ट से लेके अभी तक हम समझ पाएंगे। तो पुलिस का जो सिस्टम है वो हम एंशिएंट टाइम से ही ट्रेस कर सकते हैं। तो एंशिएंट टाइम में अगर हम देखें तो इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए हम कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसके बारे में देख सकते हैं, उसमें पुलिस के बारे में, फिर जासूस या अर्थात स्पाई के बारे में, फिर सर्विलियंस सिस्टम के बारे में मेंशन किया हुआ है। देन आप अगर देखिए मौर्यन समय पे या मुगल के पीरियड में, तो उसमें विलेज वॉचमैन हुआ करते थे जिनको कोतवाल्स कहा जाता था। तो ये कोतवाल वर्ड अभी भी यूज़ होता है, आप हिंदी मूवीज़ में इसको देख सकते हैं। तो लोकल लॉ एनफोर्समेंट और रेवेन्यू कलेक्शन जो था ये आपका मूल काम था पुलिस का उस समय पे, एंशियन और मेडिएवल समय पे। फिर कॉलोनियल एरा आया जब ब्रिटिशर्स ने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के ज़रिए सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस कब आया, जब 1857 का सिपाही म्यूटिनी हुआ था या फिर सिपाही विद्रोह हुआ था। उसके बाद इस तरीके का विद्रोह नहीं होने के लिए, पीपल को सप्रेस करने के लिए पुलिस का जो सिस्टम है उसको डेवलप किया गया। पुलिस एक्ट 1861 लाया गया और यही पुलिस एक्ट जो है अभी भी बरकरार है। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि कॉलोनियल हैंगओवर जो है अभी तक नहीं गया है। तो पुलिस जो ब्रिटिश के समय पे था वो काफ़ी सेंट्रलाइज था, जो अभी भी है, काफ़ी कोअर्सिव अर्थात अत्याचारी था, वो अभी भी है। फिर जो इंपीरियल पुलिस था उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1861 में थ्रू दिस एक्ट। ओके, और इनका और एक काम क्या था कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका जो डिसेंट था उसको सप्रेस करना। नेक्स्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम देखें तो इंडियन पुलिस सिस्टम को रीओरिएंट किया गया, लेकिन जो लार्जली जो फ्रेमवर्क था या फिर स्ट्रक्चर था वो कॉलोनियल स्ट्रक्चर जो था वही बरकरार रहा। तो आईपीएस, इंपीरियल पुलिस जो था उसको आईपीएस से रिप्लेस कर दिया गया इन 1948, लेकिन जो फ्रेमवर्क है सेम रहा। उसके बाद पुलिस रिफॉर्म लाने के लिए नेशनल पुलिस कमीशन बनाया गया इन 1977 टू 1981 के अंदर, और ये बना था किसके समय पे, जनता गवर्नमेंट के समय पे। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये चीज़ें। तो
ये जो कमीशन थी इसने 154 रिकमेंडेशंस दिए थे रिक्रूटमेंट को लेके, ट्रेनिंग को लेके, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को लेके, जो कि आज तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इसके अलावा भी 1980 से 90s के दौर में पद्मनाभ कमेटी बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, पद्मनाभ कमेटी इज एसोसिएटेड विथ, ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है कि पद्मनाभ कमेटी एसोसिएटेड विथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो राइट आंसर होगा पुलिस रिफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो पद्मनाभ कमेटी ने रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात किया। फिर एक कमेटी आया रिबेरियो कमेटी, ये पद्मनाभ कमेटी से पहले ही था, 1998 में बना था। इसने ध्यान दिया था किसमें, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, कि पुलिस जो है वो अकाउंटेबल नहीं रहती है, तो उनको अकाउंटेबल रहना है। फिर इसी के साथ जो ग्रोइंग कंसर्न है आज के समय पे हम देख सकते हैं, कस्टोडियल जो वायलेंस है, कि पुलिस कस्टडी में बहुत ज़्यादा वायलेंस होना, रेप होना, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होना, फिर फेक एनकाउंटर होना, ये काफ़ी जो सिचुएशन है वो उसको ग्रीम करती है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है। इसके अलावा भी 3rd डिग्री टॉर्चर होना, ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। या फिर जो एक इनोसेंट पर्सन है उसको हैंडकफिंग करना, ये सभी चीज़ें ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट करती है। फिर 2000 ऑनवर्ड्स अगर देखें तो लैंडमार्क जजमेंट आया था। तो सबसे रिसेंट में अगर देखें तो लैंडमार्क प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006, जो मैंने ऑलरेडी आपको इधर बताया था, ये रहा। ओके, तो ये काफ़ी ज़रूरी रहेगा, जब रिफॉर्म्स लिखना होगा तो ये केस को आप साइट करेंगे और ये चीज़ों को लिखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका इसी के साथ मालीमत कमेटी भी आप देख सकते हैं 2003 का ही है। तो ईयर को इतना खास ध्यान नहीं देना है पुलिस कमेटी में, बस आप कमेटी का जो कमेटी है पुलिस रिफॉर्म से जुड़ी हुई है उसको ध्यान रखिएगा। फिर सेकंड ARC, तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, तो ये सिर्फ पुलिस रिफॉर्म से नहीं, पूरा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है और इसका एक रिपोर्ट पुलिस रिफॉर्म के बारे में भी बात करता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। फिर 2020 में ऑनरेबल हमारे देश के PM मोदी साहब ने स्मार्ट पुलिसिंग का जो नारा है वो दिया था। तो स्मार्ट पुलिसिंग क्या होता है कि पुलिस को स्ट्रिक्ट होना है, एज वेल एज सेंसिटिव भी होना है, मॉडर्न होना है, अलर्ट रहना है, रिलायबल होना है सिटीजन के लिए, और टैक्स से भी होना है। तो ये रहा पूरा, आप ध्यान दीजिए कि एंशिएंट समय से आज के समय तक दिखाया। तो अभी इसमें स्मार्ट पुलिसिंग क्या है ये भी पूछ लिया जा सकता है, या फिर मेंस में आप आंसर लिखेंगे तो स्मार्ट पुलिस का आप जिक्र कर सकते हैं। फिर चैलेंजेस रिलेटेड टू द इशू, तो क्या इशू रिलेटेड है विथ पुलिस रिफॉर्म, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है पुलिस को लेके, जैसे आपके पुलिस का ट्रांसफ़र को लेके हो, पोस्टिंग को लेके हो, इन्वेस्टिगेशंस में भी जो आपकी पॉलिटिकल काउंटर पार्ट्स होती है वो आपकी डिस्टर्ब करती है। देन आप अंडर स्टाफिंग एंड ओवरबर्डन देख सकते हैं। तो हर 1 लाख पॉपुलेशन में 152 पुलिस पर्सनल का होना ज़रूरी है। 152 पुलिस पर्सनल इंडिया में है 1 लाख पॉपुलेशन के लिए, जबकि UN के हिसाब से 222 होने ज़रूरी है, मतलब वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। तो वैकेंसी स्टैंड एट 21%, तो 21% की वैकेंसी है, तो इसको फिल करना काफ़ी ज़रूरी है। आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग सिस्टम है, तो इससे अभी आपका जो साइबर क्राइम है इनको समझ में नहीं आता है, इनको समझा ही नहीं जा सकता है। देन आपकी जो फॉरेंसिक्स होती है उसका ध्यान नहीं रखा जाता है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड करप्शन बहुत ज़्यादा है, कस्टोडियल वायलेंस हो, फेक एनकाउंटर्स हो, या फिर ब्राइबरी मतलब घूस लेना हो, या फिर बायस्ड हो टुवर्ड्स दी वीकर सेक्शन। फिर रेजिस्टेंस टू चेंज, एक जो चेंज का रेजिस्टेंस देखा जाता है वो चाहे ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया हो, या फिर आप जो पॉलिटिशियंस है वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि पुलिस का जो कंट्रोल है वो उनके हाथ से जाए। फिर डाइवर्सिटी एंड सेंसिटाइजेशन को लाना काफ़ी ज़रूरी है, संवेदनशील बनाना है पुलिस को। तो डाइवर्सिटी में आप देख सकते हैं जो वुमेन है काफ़ी अंडर रिप्रेजेंटेशन में है, तो ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि लगभग 30 to 33% जो फोर्सेज रहेंगी वो वुमेन को रिक्रूट किया जाएगा, लेकिन लेस देन 10% फोर्सेज जो है वो वुमेन है। माइनॉरिटी का नंबर भी काफ़ी कम है, और जो पुलिस का आपका एटीट्यूड है काफ़ी फ्यूडल है। ओके, खुद को लॉर्ड की तरह समझते हैं और सिटीजन को सर्व्स की तरह समझते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। इम्प्लीमेंटेशन में भी गैप देखा जाता है, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डायरेक्टिव्स दिया है इन प्रकाश सिंह केस ऑफ 2006, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है फुल्ली। तो फ्यू स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स ने थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट किया है। फिर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स में देख सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया था कि 3 to 5% ऑफ बजट, स्टेट बजट जो होता है वो पुलिसिंग में खर्चा किया जाता है, जो कि काफ़ी इनसफिशिएंट है। लगभग 7-8% जो बजट है इसको मतलब डबल करना है। ओके, नेक्स्ट जो की टर्मिनोलॉजीज है, ऑलरेडी मैंने बताया कि विकसित भारत 2047 का
जो हमारा देश का 100 साल का आज़ादी का पर्व मनेगा, तब तक हमें क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव करनी है, सोशल इक्विटी भी लानी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी लाना है, और गुड गवर्नेंस में पुलिस रिफॉर्म को लाना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें अचीव हो गई, पुलिस रिफॉर्म अचीव नहीं हुआ तो जो विकसित भारत का गोल है वो फुल्ली आपका उसका फुल इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए फुल्ली रियलाइज़ करने के लिए पुलिस रिफॉर्म लाना ज़रूरी है। तो पुलिस रिफॉर्म क्या है ऑलरेडी बताया, कम्युनिटी पुलिसिंग ऑलरेडी बताया, फॉरेंसिक साइंस एंड साइबर एनालिसिस ऑलरेडी बताया। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग क्या है कि क्राइम होने से पहले ही जो पुलिस है वो आपके डेटा एनालाइज करके एआई के ज़रिए फोरकास्ट करके क्राइम के हॉटस्पॉट को पहचान करके क्राइम को या फिर क्रिमिनल इंसिडेंट्स को कम करना ज़रूरी है, कस्टोडियल वायलेंस कम करना ज़रूरी है। प्रकाश सिंह जो केस है क्या है वो मैंने ऑलरेडी बताया है। नेक्स्ट अगर लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस से देखें तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है हॉब्स लॉक रूसो के साथ जुड़ा हुआ है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहता है कि सिटीजन ने अपने राइट्स को, अपने फ्रीडम को स्टेट के पास समर्पण किया है। क्यों समर्पण किया है? ताकि उनको सिक्योरिटी मिल सके। लेकिन अगर पुलिस ही सिक्योरिटी को ब्रीच करेंगी तो उससे क्या होगा, जो ट्रस्ट है वो वायलेट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ जिसको एबी डाइसी ने दिया है वो वायलेट हो जाएगा। पुलिस का काम रूल ऑफ लॉ को ब्रेक नहीं करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। देन यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखें तो यूटिलिटेरियन थिंकर कौन है, मेनली हम इसमें जेरेमी बेंथम को देख सकते हैं, इसी के साथ जॉन स्टुअर्ट मिल को भी देख सकते हैं। तो जेरेमी बेंथम ने क्या कहा था कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। तो पुलिस का अगर एट्रोसिटी अत्याचार रहा तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो नहीं अचीव होगा। तो इसीलिए पुलिस रिफॉर्म जरूरी है। फिर कांट का कैटेगोरिकल इंपेरेटिव अगर देखें तो इमानुएल कांट ने क्या कहा है कि ह्यूमन जो है वो डिग्निटी के साथ बॉर्न होता है, तो उनको अगर टॉर्चर किया जाए केस को सॉल्व करने के लिए तो वो सही नहीं है, वो जो रास्ता है वो सही नहीं है। उसकी जगह पे हमें क्या करना है, डिग्निफाइड वे में क्राइम जो है उसको इन्वेस्टिगेट करना है थ्रू फॉरेंसिक और साइबर एनालिटिक्स। फिर इसका डायमेंशन, तो हम जब मेंस में आंसर लिखेंगे तो उसमें हमें डिफरेंट डायमेंशन से चीज़ों को सोचना जरूरी होता है। तो सोशल डायमेंशन से देखें तो पब्लिक सेफ्टी के लिए, क्राइम रिड्यूस करने के लिए सोसाइटी में क्या ज़रूरी है, पुलिस रिफॉर्म ज़रूरी है। पॉलिटिकली अगर देखें तो जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इन पुलिस उसको कम करना ज़रूरी है। लीगली अगर देखें जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस का रिफॉर्म होना काफ़ी ज़रूरी है। एससी का जो डायरेक्टिव्स है उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। एथिकली देखें तो पुलिस के अंदर जो इंटीग्रिटी की कमी है, जो घूसखोरी है उसको कम करना ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी लाना ज़रूरी है, जो पावर का एब्यूज़ है बाय पुलिस उसको कम करना ज़रूरी रहेगा। तो ये पुलिस को क्या करना है कि डियोंटोलॉजी, अपना जो ड्यूटी है, जो एथिकल ड्यूटी है उसको फुलफिल करना ज़रूरी है। देन इंटरनेशनली अगर देखें तो यूएन का जो स्टैंडर्ड है ऑन पुलिसिंग कि किस तरीके से पुलिसिंग होना है, किस तरीके से टॉर्चर कम करना है उसको, या फिर किस तरीके से कस्टोडियल वायलेंस डेथ को कम करना है, वो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा। इकोनॉमिकली देखें तो अगर एक जगह पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन काफ़ी ख़राब रहता है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती है। तो इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बेसिक समझने के लिए। बाकी जो भी हमने अभी आर्टिकल देखा उसका हिस्ट्री देखा, इसका सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट हमने देखा, इसका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखा, गवर्नेंस में किस तरीके से पुलिस रिफॉर्म लाना है वो हमने देखा। ओके, फिर किस तरीके से ये सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है वो देखा, किस तरीके से पुलिस को एथिकल बनना है वो देखा। तो अभी क्या करना है आपको, ये जो क्वेश्चन है सोसाइटी के पार्ट में आ सकता है, जीएस पेपर 2 में आ सकता है, 3 में आ सकता है, इवन जीएस पेपर 4 में भी आ सकता है। ओके, तो इसीलिए क्या है हमें इसको हर पर्सपेक्टिव से समझना ज़रूरी है। तो वे फॉरवर्ड में जो भी प्रॉब्लम देखा उसी को उल्टा लिखना है। तो लेजिस्लेटिव एक्शन में क्या लेनी है, तो 1861 का पुलिस एक्ट को आपका चेंज करना है, और मॉडल पुलिस एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया इन 2015 उसको डिफरेंट स्टेट को अडॉप्ट करना है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग लाना ज़रूरी है बाई फॉलोइंग प्रकाश सिंह डायरेक्टिव्स। देन कैपेसिटी बिल्ड करना ज़रूरी है पुलिस का, स्पेशली जो वैकेंसीज है उनको फिल करना ज़रूरी है। ट्रेनिंग जो है मॉडर्नाइज तरीके से देना ज़रूरी है, एथिक्स का ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, वैल्यूज़ देनी ज़रूरी है। वुमेन का जो 30% का रिजर्वेशन का एम है उसको फुलफिल करना ज़रूरी है। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन में सीसीटीवी को ऐड करना थाने में, एआई एनालिटिक्स लाना, साइबर लैब्स बनाना, ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी। फिर इसमें हम देख सकते हैं आपके
कम्युनिटी एंगेज करना ताकि पुलिस मित्र जैसे प्रोग्राम्स ऑलरेडी लिए गए हैं पुलिस मित्र फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग, तो ट्रस्ट को बिल्ड करना ज़रूरी है बिटवीन पीपल एंड पुलिस। फिर मॉनिटरिंग एंड फंडिंग करते रहना ज़रूरी है, एनुअल ऑडिट करना ज़रूरी है पुलिस का कि किस तरीके से हर जो पुलिस स्टेशन है काम कर रही है, हर स्टेट किस तरीके से बेटरमेंट कर रहा है पुलिस का, और फंडिंग प्रॉपरली देना ज़रूरी है। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ इन सभी चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी है। तो आई होप पहला आर्टिकल आपको समझ में आया। ध्यान रखिएगा पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन बन सकती है क्योंकि पुलिस का जो रिफॉर्म है उसको लेके पास्ट में भी सवाल पूछे गए हैं और न्यूज़पेपर में भी जो टॉपिक है वो बनते रहता है। नेक्स्ट है डू वी नीड टू चेंज हाउ सिटीज़ आर गवर्न इन इंडिया। तो अभी सिटी का एक पिक्चर आप देख सकते हैं, तो इसमें जो आपकी कंजेशन दिखाई गई है ओके या फिर जो आपका प्रॉब्लम दिखाया गया है, तो सिटीज़ हमारे देश की जो सिटीज़ है वो दिन ब दिन अनसस्टेनेबल बनती जा रही है। तो क्राइम का रेट बढ़ना, कंजेशन ज़्यादा होना या फिर स्लम एरिया का ज़्यादा डेवलपमेंट होना, एयर का पोल्यूशन होना, वाटर की अवेलेबिलिटी ना होना, तो ये जो सभी चीज़ें हैं क्यों हम टेकल नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो उस चीज़ के लिए क्या जो सिटी का गवर्नेंस है उसको चेंज करना है, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो ध्यान रखिएगा एक समय तक यूपीएससी में ये ट्रेंड रहा है कि जो आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसमें पंचायत के बारे में ज़्यादा पूछती थी एपीएससी। अभी हाल ही में ये ट्रेंड बना है कि अर्बन जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अर्बनाइजेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अर्बन पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसीलिए अर्बन गवर्नेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। तो जो चीज़ें हमारे देश में इशू बन के उभर के आई है वही चीज़ें क्या करेंगी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी आपसे पूछेगा। तो अभी इसमें मेन आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो सिटी होता है या फिर जो टाउन एरिया है उसमें जो मेयर रहते हैं या फिर जो चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन रहते हैं उनके पास प्रॉपर पावर नहीं रहता है। जिस तरीके से न्यूयॉर्क, लंदन, ये जो सिटीज़ आप देख सकते हैं कि हमारे वर्ल्ड की सबसे आगे बढ़ी हुई सिटी है, या फिर और भी सिटीज़ में आप टोक्यो का भी नाम ले सकते हैं। तो ये जो सिटीज़ है इतनी काफ़ी सस्टेनेबल कैसे बनी है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर पावर है, पावरफुल एग्जीक्यूटिव है। लेकिन हमारे देश में क्या है, जो पावर है उसको जो स्टेट का सीएम है वो सेंट्रलाइज कर लेता है और जो आपकी म्युनिसिपैलिटी होती है उसको प्रॉपर पावर का डिवोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए क्या है, जो लोकल बॉडीज है वो सबऑर्डिनेट की तरह काम करती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। आगे देखें तो जो आपका म्युनिसिपैलिटी है या फिर आपका जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है उसमें गांव के लिए पंचायत है, टाउन के लिए म्युनिसिपैलिटी है। तो म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में। तो ये जो अमेंडमेंट आया इसको अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लाते ही स्टेट में अप्लाई नहीं हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को इसको अप्लाई करना होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई किया है लेकिन होल हार्टेडली अप्लाई नहीं किया है। फिर है एक आपका सप्लाई ड्रिवन वर्सेस डिमांड ड्रिवन। तो अभी क्या है कि एक जो पर्टिकुलर सिटी है उसका डिमांड क्या है वो नहीं देखा जाता है, सेंटर क्या भेज रही है, स्टेट क्या भेज रही है, उस हिसाब से सिटी को गवर्न किया जाता है। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। देन जो ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस है, तो ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस में आप देख सकते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं जो आपकी म्युनिसिपैलिटी होती है, क्योंकि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वो बड़े बड़े म्युनिसिपल एरिया में आपके एग्जीक्यूटिव कमिश्नर होते हैं और वो क्या करते हैं, अपने आप को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उससे ऊपर रखते हैं या फिर उनको अंडरमाइन करते हैं। तो ये भी एक आपका प्रॉब्लम देखा गया है इसमें। बाकी इसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन अगर देखें तो क्या है, कॉलोनियल पीरियड में देखें बिफोर 1947, तो पहला जो म्युनिसिपैलिटी है मॉडर्न म्युनिसिपैलिटी वो मद्रास में बना था इन 1688। तो इस तरीके के जो सवाल है प्रीलिम्स में बनते हैं। ओके फिर आपका मॉन्टेगू स्लिमस्पॉट जो रिफॉर्म आया 1919 में, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया 1935 में, इसमें क्या किया गया, जो म्युनिसिपैलिटी है उसको थोड़ा बहुत पावर जो है वो इंक्रीज कर दिया गया, प्लस जो इलेक्शन का एलिमेंट है वो लाया गया, लेकिन जो पावर था वो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही ज़्यादा रहा। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर देखें 1947 से लेकर 1992 तक, तो इसमें क्या हुआ था, आपका जो भी स्ट्रक्चर था डिफरेंट सिटीज़ में वो एड हॉक था। एड हॉक मतलब क्या, टेम्परेरी।
जैसे तैसे काम चलाने वाला स्ट्रक्चर था। बाद में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में, तो इसने क्या किया, स्मॉल टाउन के लिए नगर पंचायत बनाया, फिर स्मॉल से थोड़ा बड़ा जो है उसके लिए म्यूनिसिपल काउंसिल बनाया, और जो उससे भी बड़े हैं उसके लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फॉर लार्जर सिटीज़। और इसमें आपका डिफरेंट प्रोविजंस रखा गया, लाइक वुमेन, SC ST के लिए रिजर्वेशन रखना, फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होना ताकि जो म्यूनिसिपैलिटी है उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया जा सके। फिर 1992 के बाद अगर देखें तो डिफरेंट स्कीम्स भी लाई गई, जैसे JNNURM, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिजुविनेशन मिशन ऑफ 2005। तो इसको अभी अमृत से, जो एक अमृत नाम का स्कीम है, अमृत नहीं सॉरी अमरूत है शायद, AM मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, अमरूत नाम का कोई स्कीम होगा तो उसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये स्कीम्स क्या है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्मार्ट सिटी मिशन आया 2015 में, जिसने 100 सिटी को टारगेट किया, अमरूत ने 500 सिटी को टारगेट किया। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, और मेंस में आपको जब डिफरेंट स्कीम्स को लिखना होगा कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया है, तो उसमें आपको ये मेंशन करना ज़रूरी रहेगा। प्लस एक प्रॉब्लम क्या है कि वर्ल्ड में जो ग्लोबली अगर देखें, जो बड़े बड़े सिटीज़ है उसमें 7 to 8% जो GDP का पैसा होता है वो खर्च किया जाता है म्यूनिसिपल एरिया में, लेकिन इंडिया में सिर्फ 1% ऑफ GDP खर्च किया जाता है। तो इसी के लिए क्या है, आप देख सकते हैं कि रिसेंट ट्रेंड में अगर देखें तो गवर्नेंस का गैप हम देख सकते हैं, फिर दिल्ली जैसे सिटीज़ में पोल्यूशन देख सकते हैं, जो परसिस्टेंट क्राइम्स है उसको हम देख सकते हैं, स्लम एरियाज़ का प्रॉब्लम को देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है हम देख सकते हैं। फिर चैलेंजेस क्या है रिलेटेड टू दिस इशू, तो जो अर्बन गवर्नेंस है उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है स्टेट ग्रांट के ऊपर और सेंट्रल ग्रांट के ऊपर। तो अभी जो हमारे देश की ELBs है, अर्बन लोकल बॉडीज, वो $50 सिर्फ खर्चा करती है पर पर्सन, जबकि आपके दूसरे सिटीज़ में देखें, टोक्यो हो, न्यूयॉर्क हो, वहाँ पे $1000 खर्च किया जाता है। तो इसीलिए क्या है, वहाँ के सिटी का लाइफ जो है वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी सस्टेनेबल है। फिर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखा जाता है लोकल गवर्नेंस में, बाय CM, बाय MP, बाय MLA। देन एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेगमेंटेशन है, तो अभी आपका गांव के लिए पंचायत बनाया गया, सिटीज़ के लिए ELB बनाई गई, लेकिन इसके पैरेलली क्या करते हैं, जो स्टेट के CM होते हैं वो डिफरेंट और बॉडीज़ बना देते हैं, और वो जो बॉडी होती है वो म्यूनिसिपल के पास अकाउंटेबल नहीं होती है। जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है उनके पास, जो आपके मेयर है उनके पास अकाउंटेबल नहीं होती है, CM के पास अकाउंटेबल होती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर कैपेसिटी का गैप है, स्किल स्टाफ नहीं है, टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, फिर डेटा नहीं है फॉर प्लानिंग। तो ये सभी चीज़ें एक गैप देख सकते हैं। फिर करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, पोर अकाउंटेबिलिटी है। देन अर्बनाइजेशन प्रेशर भी हम देख सकते हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कम होती जा रही है। ओके, देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसमें क्या है, सिर्फ ओनली 18 स्टेट ने कंफर्म किया है, बाकी स्टेट्स ने इसको हाफ हार्टेडली इम्प्लीमेंट किया है। फिर सोशल इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, जैसे स्लम ड्वेलर्स हो, माइग्रेंट हो, उनका हालत आप देख सकते हैं। डिफरेंट मूवीज़ में भी ये सभी चीज़ें दिखाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सभी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता दी आपको, अर्बन लोकल बॉडी क्या है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, मेयर क्या होता है, जो हेड है ऑफ म्यूनिसिपल एरिया, जो इलेक्टेड हेड है। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि पावर को ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करना। ओके, पैरास्टेटल्स क्या है, जो मैंने बताया था, सेमी ऑटोनोमस जो स्टेट एजेंसीज बनाई जाती है जो डिस्टर्ब करती है अर्बन लोकल बॉडीज़ को। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या है, तो ये 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 5 साल में एक बार बनाया जाने वाला बॉडी है, जो क्या करेगा, फाइनेंशियली किस तरीके से पंचायत को और ELB को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है वो बताते हैं। फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर मैंने ऑलरेडी बताया कि एक IS ऑफिसर यूजुअली होते हैं, और कभी स्टेट PCS के ऑफिसर भी इसमें आ सकते हैं। ओके, लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिस से अगर देखें तो क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी को देना है। सब्सिडियरिटी मतलब क्या, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है उनको पूरा पावर नहीं रखना है, उनको प्रॉपर डिसेंट्रलाइज करना है टुवर्ड्स दी लोकल अथॉरिटी। फिर एक अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है, और पॉलिटिकल रियलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन दी गई है उनको स्टेट्स को फुल होल हार्टेडली अप्लाई करना ज़रूरी है। फिर अभी इसमें अगर हम डायमेंशंस देखें तो सोशल डायमेंशन में स्लम रिहेबिलिटेशन करना है, जेंडर इक्वालिटी लानी है, रिजर्वेशंस को देना है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को लाना है। पॉलिटिकली देखें तो स्टेट का जो इंटरफेरेंस है उसको कम करना है।
ताकि डेमोक्रेटिकली जो लोकल बॉडीज़ है वो काम कर सके। लीगली देखें तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को प्रॉपरली अप्लाई करना है। एथिकली देखें तो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी को लाना है। इंटरनेशनली देखें तो जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका गोल 11 क्या कहता है, सस्टेनेबल सिटीज़ के बारे में बात करता है। तो बेटर सिटीज़ अब होगी तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हो पाएगा। बाकी एनसीईआरटी से अगर कुछ आप पढ़ रहे हैं किताबें तो ये चैप्टर्स पढ़ सकते हैं और सिलेबस के हर पार्ट से लिंक है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। वे फॉरवर्ड में क्या करना है, स्टेट लॉ को अमेंड करना है। किसके लिए? यूएलबी को एम्पावर करने के लिए। फिजिकली जो लोकल बॉडीज़ है उनको एम्पावर करना है। जो भी लोकल बॉडीज़ में ऑफिशियल्स हैं या फिर आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कैपेसिटी को बढ़ाना है, बेटर ट्रेनिंग देनी है। इंटीग्रेटेड प्लानिंग करना ज़रूरी है ताकि पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो डेवलप कर सके। फिर मॉनिटर करते रहना है कि किस तरीके से जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ काम कर रही है। जो भी रिफॉर्म्स लाने हैं पहले उनको पायलट बेसिस पे लाना है, मतलब 2-4 सिटीज़ में अप्लाई करके देखनी है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव देखने के बाद उसको फिर से ठीक करके बाकी सिटीज़ में अप्लाई करनी ज़रूरी है। बाकी लीगल जो सेफगार्ड है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो इलेक्शंस है उनको टाइमली कंडक्ट कराना ज़रूरी है इन म्युनिसिपल एरियाज, ना कि स्टेट को हाईजैक कर लेना है। बाकी ध्यान रखिएगा 2 आर्टिकल को समझाते ही लगभग इसमें 30 मिनट से भी ज़्यादा लगे हैं। बाकी और 7-8 आर्टिकल है तो उन 7-8 जो आर्टिकल है उनको आप मैंने जो भी आर्टिकल अभी समझाया 2 पुलिस रिफॉर्म एंड अर्बन लोकल बॉडी के बारे में, तो इसको मैंने जिस तरीके से समझाया उसी तरीके से आप बाकी चीज़ों को देख लीजिएगा। जैसे महत सत्याग्रह है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, तो बाकी और जो भी आर्टिकल है उनको आपको एक बार देखना ज़रूरी होगा। फिर डॉलर के मुकाबले पैसा जो है हमारा रुपी है वो फिर से फिसला है, 90 पहुंच चुका है, तो ये भी ज़रूरी रहेगा। फिर रेस्पॉन्सिव रेगुलेशंस फॉर रेजिलियंस, तो किस तरीके से जो रेगुलेशन है उसको बेटर करना है, मतलब ओवर रेगुलेशन नहीं करना है, एक मिनिमम रेगुलेशन रखना है। उससे किस तरीके से सोसाइटी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, ग्रोथ जनरेट हो सकता है, वो देखना ज़रूरी रहेगा। तो इस तरीके से आप बाकी आर्टिकल को भी देख लीजिएगा। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई है। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे आर्टिकल के साथ।